प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड का थर्ड पेपर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले लेसन में हमने टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पादप शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के प्रकार पर अपनी चर्चा आरंभ की थी। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि पादप शरीर में मुख्यतः दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। नंबर 1 विभाजोत्की ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नंबर 2 स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ का वर्गीकरण हमने यहाँ पर किया था और इसको पुनः हम 3 प्रकार में विभक्त करते हैं। सरल या सिंपल टिश्यूज़, जटिल या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, विशिष्ट ऊतक या स्पेशल टिश्यूज़। हम पिछले लेसन में सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, सरल स्थायी ऊतक का अध्ययन कर रहे थे। सरल स्थायी ऊतक को भी पुनः 3 भागों में विभक्त किया जाता है। मृदु ऊतक पेरेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक कोलेन्काइमा, दर्डो ऊतक स्क्लेरेन्काइमा। हमने मृदु ऊतक और स्थूल कोण ऊतक का अध्ययन कर लिया था। आज हम दर्डो ऊतक या स्क्लेरेन्काइमा का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। दर्डो ऊतक की कोशिकाएं या इनकी कोशिका भित्ति लिग्निन युक्त अधिकांशतः पाई जाती है, लेकिन लिग्निन रहित द्वितीयक स्थूलन भी उपस्थित होता है। इन कोशिकाओं को मृत कोशिकाएं कहते हैं, क्योंकि जो स्थूलन में लिग्निन पाया जाता है वह जल के लिए अपारगम्य होता है, अतः कोशिकाएं जल अभाव के कारण निर्जीव हो जाती है। स्क्लेरेन्काइमा स्क्लेरोस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ दृढ़ या मजबूत होता है। हम आगे चल करके इनको निम्न प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। दर्डो ऊतक के प्रकार 2 भागों में इनको हम विभक्त करते हैं। स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स, दर्डो ऊतक तंतु, और स्टोन सेल्स या स्कलरीड्स, दृढ़क या दृढ़ कोशिकाएं या स्क्लेराइड्स। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स दर्डोतक तंतु को भी हम 2 भागों में पुनः विभक्त करेंगे। वुड फाइबर्स, काष्ठ तंतु, एवं फ्लोएम या बास्ट फाइबर्स, फ्लोएम या बास्ट तंतु। यहाँ पर आप जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जो चित्र देख रहे हैं, ये सब के सब स्टोन सेल्स यानी स्कलरीड्स, छोटी छोटी जो कोशिकाएं, दृढ़ कोशिकाएं बनती हैं, एक तरफ तंतु बन रहे हैं जिसको कि हमने स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर कहा, और एक तरफ सेल्स बनती हैं जिनको हमने स्कलरीड्स या स्टोन सेल कहा। तो यहाँ पर जैसे ये ब्रेकी स्कलरीड्स, यहाँ पर ये ओस्टियो स्कलरीड्स, यहाँ पर ये मैक्रो स्कलरीड्स, इस प्रकार से स्टोन सेल्स के भी विभिन्न रूप होते हैं, वो हम यहाँ पर आगे देखेंगे। सबसे पहले हम दर्डो ऊतक के कैरेक्टर्स की बात करते हैं। दर्डो ऊतक कोशिकाएं लंबी, संकरी और दोनों सिरों की ओर क्रमशः संकरी होकर सिरों का नुकीलापन बनाती है, अर्थात इनके सिरे जो है वो नुकीले होते हैं। कोशिका भित्ति में लिग्निन
पाया जाता है। पूर्व में ये बता दिया था। कोशिका भित्ति मोटी होती है। कोशिकाएं परिपक्व होने पर मृत हो जाती हैं। कोशिका भित्ति में अनेक साधारण गर्त उपस्थित होते हैं, पिट उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे छेदनुमा संरचनाएं उपस्थित होती हैं। यहाँ पर विशेष जो बात है वो ये है, याद रखें इसको, कि जो भित्ति में स्थूलन पाया जाता है उसमें लिग्निन का जो समावेश है केवल स्क्लेरोकाइमेटस कोशिकाओं या ऊतकों में ही पाया जाता है। जैसा कि अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया, दृढ़ोतक के प्रकार, 2 प्रकार से हम इसको विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम स्क्लेरोकाइमेटस फाइबर्स, दृढ़ोतक तंतु को अध्ययन करते हैं। स्क्लेरोकाइमेटस फाइबर्स या दृढ़ोतक तंतु आकार में लंबे, संकरे, दोनों सिरों पर नुकीले पाए होते हैं। कभी कभी कोशिका भित्ति इतनी अधिक मोटी होती है कि कोशिका गुहा बहुत छोटी या समाप्तप्राय हो जाती है। सरल प्रकार के गर्त इनमें उपस्थित होते हैं, तंतु के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इनकी तंतुओं की लंबाई 1 से 3 मिलीमीटर होती है। लेकिन बहुत से ऐसे पादप हैं जिनमें हम इनकी लंबाई को बहुत अधिक भी पाते हैं। उदाहरण हम ले सकते हैं जूट का, कॉर्कोरस कैप्सुलरीज में और बहमेरिया में ये 20 से 550 मिलीमीटर तक लंबे पाए जाते हैं। ये ध्यान रहे कि ये सिंगल कोशिकाएं होती हैं, 550 मिमी तक। इनका वितरण स्क्लेरोकाइमेटस तंतु अधिकांशतः जाइलम, फ्लोएम, वल्कुट परिरंभ में उपस्थित होते हैं। एक बीजपत्री पादपों में तंतु सेवनी पुलों, वेस्कुलर बंडल्स के चारों ओर एक आच्छाद के रूप में अथवा पुल के एक तरफ या नीचे व ऊपर समूह में पाए जाते हैं। अक्ष में तंतुओं की स्थिति के आधार पर हम इन्हें पुनः 2 भागों में बांटते हैं, 2 प्रकार में बांटते हैं। वुड फाइबर, काष्ठ तंतु, फ्लोएम फाइबर, बास्ट तंतु। दृढ़ोतक तंतु को हमने 2 भागों में बांटा। पहले देखते हैं वुड फाइबर्स या काष्ठ तंतु। ये जाइलम में पाए जाते हैं, विशेषकर द्वितीयक जाइलम की वाहिकाओं के साथ पाए जाते हैं। द्वितीयक भित्ति लिग्निन युक्त होती है। ये लंबे और संकरे होते हैं। इनके सिरे छेनी समान होते हैं। फ्लोएम या बास्ट फाइबर्स ये अधिकांश पादपों में पाए जाते हैं। सेवनी ऊतकों के बाहर ये वृत्तकार पट्टिका या समूह में विन्यासित होते हैं। इनकी उत्पत्ति प्राथमिक फ्लोएम से मानी गई है। इन्हें परिरंभी या परिसेवनी तंतु भी कहते हैं। ये तंतु पेरीसाइक्लिक या पेरीवेस्कुलर फाइबर भी इनको कहते हैं। ये तंतु अत्यधिक लंबे, अपेक्षाकृत कोमल और अधिक नुकीले सिरे वाले होते हैं। इस कारण ये परस्पर सिरों द्वारा संलग्नित तंतुओं के मध्य मजबूती से फंसे रहते हैं। अतः पूरी पट्टिका के तंतु एक साथ पृथक किए जा सकते हैं। जैसा कि फ्लोएम फाइबर की विशेषता होती है, एक साथ हम जो है वो इन रेशों को निकालते हैं एवं रस्सी, बोरे, सुतली आदि बनाने के ये काम आते हैं। स्क्लेरोकाइमेटस फाइबर्स के यदि कार्य हम देखें तो मुख्य कार्य स्क्लेरोकाइमेटस फाइबर का यांत्रिक शक्ति या बलकृत शक्ति प्रदान करना है। अर्थात ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो पादप को प्रोवाइड करते हैं। दृढ़ोतक तंतुओं की आर्थिक महत्वता भी यहाँ पर बड़ी उल्लेखनीय है। हम यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के रूप में भी इसको देखेंगे। फाइबर्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, आर्थिक महत्व के तंतु द्विबीजपत्री के स्तंभ के फ्लोएम तंतु या बास्ट तंतु का आर्थिक महत्व
सर्वाधिक है। सेवन उत्तकों के बाहर की ओर पाए जाने के कारण इन्हें परिसेवनी तंतु भी कहते हैं। ये लंबे व लिग्नीकृत सेलुलोज की मोटी भित्ति युक्त हो सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हेम्प या भांग, कैनिबस, फ्लेक्स, लाइनम यानी अलसी आदि। इनकी लंबाई 20 मिलीमीटर तक पाई जाती है, लेकिन कभी कभी ये 500 मिलीमीटर तक भी लंबे होते हैं। इनका उपयोग बुनाई, कताई आदि में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम सन, क्रोटेलेरिया जेंसिया, पटसन, मद्रास हेम्प जैसे हिबिस्कस कैनाबिनस, जूट, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस के तंतु इसी उपयोग में आते हैं, और हम सामान्यतः ये जानते हैं कि ये बास्ट फाइबर है। एक बीजपत्री के पर्णों से दृढ़ोत्तक तंतु प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर आगेव। इनकी लिग्नीकृत भित्ति अपेक्षाकृत अधिक मोटी, ये बास्ट की तुलना में छोटे, अधिक खुरदरे व कड़े होते हैं। इन्हें कठोर तंतु भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, द्विबीजपत्री पादपों के फ्लोएम से प्राप्त जो रेशे हैं वह बास्ट फाइबर कहलाते हैं, लेकिन एक बीजपत्री पादपों की पर्णों से जो दृढ़ोत्तक तंतु प्राप्त होते हैं उन्हें हम कठोर तंतु कहते हैं। उदाहरण आप लें मनीला हेम्प, अगेव, मूंज, एरियंथस मूंजा के तंतु स्तंभ के फ्लोएम तंतु या बास्ट तंतु के आर्थिक महत्व को अगर हम देखें तो ये मोटे रस्से बनाने में, चटाई, कागज़ उद्योग आदि में ये प्रयुक्त होते हैं। दूसरा जो स्कैनकाइमेटस उत्तक का प्रकार है वह स्टोन सेल्स या स्कलरीड्स है। दृढ़क या दृढ़ कोशिकाएँ या स्कलरीड्स, इन्हें अस्टिल कोशिकाएँ या दृढ़क भी कहते हैं। पादप में ये व्यापक वितरण के साथ पाए जाते हैं। इनकी आकृति और आकार में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है। इनकी द्वितीयक भित्ति अत्यधिक मोटी, गुहा संकरी व आयतन में ये बहुत कम पाए जाते हैं, अर्थात आयतन इनका छोटा होता है और ये एक कोशिकीय जैसी संरचना निर्मित करते हैं। बहुत सारे फलों में हम देखते भी हैं। हम उदाहरण लेकर के इस बात को और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे नाशपाती, पायरस पायरिफोलिया में इसके फल के गूदे की समव्यासीय अस्टिल कोशिकाओं को समव्यापी दृढ़क या ब्रेकी स्कलरीड्स कहते हैं। यहाँ पर हम इसको डायग्राम ए में देख सकते हैं। इस प्रकार की समव्यासी जो है वो दृढ़क कोशिकाएं नाशपाती में, पायरस में पाई जाती है। यदि हम नारियल की बात करें, कोकस न्यूसीफेरा, तो यहाँ पर कोकस न्यूसीफेरा की कोशिकाएं यानी नारियल की कठोर अंतःफल भित्ति की दंडाकार या खंभाकार, तो थोड़ी लंबी खंभाकार जैसी कोशिकाओं को गुरु दृढ़क या मैक्रोस्क्रीड्स कहते हैं। यहाँ पर दो डायग्राम आपको दिखाए गए हैं। यहाँ देखें आप, इस प्रकार से अधिकांश जो भित्ति होती है उसके ऊपर लिग्निन पाया जाता है। इसी प्रकार मटर की बाह्य चोल के बड़े सिरों वाली खंभाकार दृढ़क को अस्थि दृढ़क या ओस्टियोस्क्लेरोटिड्स कहते हैं। उदाहरण आप इस डायग्राम में देख सकते हो। जैसे अस्थि होती है, बोन जैसे होती है, उस प्रकार की कोशिकीय संरचना हम मटर की बाह्य चोल में देखते हैं। ठीक इसी प्रकार चाय की पर्ण की ताराकृति अस्टिल कोशिकाओं को ताराकृति दृढ़क या एस्ट्रोस्क्लेरोटिड्स कहते हैं। और इस डायग्राम में आप चाय की पत्ती की यही स्क्लेरोटिड्स कोशिका को यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्लेरोटिड्स या स्टोन सेल्स के वितरण को यदि हम देखें तो ये दृढ़क कोशिकाएं पादप के विभिन्न अंगों में एकल या समूहों में पाई जाती है और अधिकांश फलों में भी ये मुख्यतः पाई जाती है। एकल दृढ़क को इडियोब्लास्ट कहते हैं। जैसे एलियम के अधिचर्म, होया का ग्राउंड टिश्यूज तथा पर्ण मध्योतक में यत्र तत्र या शिराओं के अंतिम सिरों पर ये अधिकांश पाई जाती है। कई अस्टिल फलों की अंतःफल भित्ति व कठोर बीजों का बाह्य चोल
अस्टिल कोशिकाओं के स्तरों का बना हुआ होता है। जो सीड कोट्स हैं और जो फल का जो है वो अंतःफल भित्ति है वह इन स्क्लेरोटिड कोशिकाओं से बनी हुई होती है। फल के गूदे में नाशपाती का जो गूदा है उसमें जो एकल दर्डक कोशिकाएं होती हैं उन्हें ग्रिड सेल कहते हैं। यदि हम दर्डक या दर्डक कोशिकाओं के कार्य देखें, दर्डक पादपों को यांत्रिक सहायता प्रदान करने वाले ऊतक हैं। समव्यासीय दर्डक छाल की असंपीड्यता में वृद्धि करते हैं। बीजों तथा फलों के आवरण में बहुतायत से ये मिलते हैं और आंतरिक संरचना को रक्षा प्रदान करने का कार्य भी ये दर्डक कोशिकाएं करती हैं। विद्यार्थियों, हमने दोनों प्रकार की दर्डक कोशिकाएं स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज़ के अंतर्गत देखी। हमने पिछले टर्म पर कोलेनकाइमा या स्थूलकोण ऊतक देखा। इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है, शॉर्ट नोट्स के रूप में ये पूछा जाता है और हमें इस प्रकार से इनके बीच में अंतर याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर पाया जाता है। हम एक तरफ कोलेनकाइमा ऊतक को लेते हैं, दूसरी तरफ स्क्लेरेंकाइमा ऊतक को लेते हैं और जैसा टेबल में है उस प्रकार को हम डिस्कस करते हैं। ये बिल्कुल जो है वो इसके अंतर को स्पष्ट करता हुआ टेबुलेशन है। कोलेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित होती हैं जबकि स्क्लेरेंकाइमा की कोशिकाएं मृत होती हैं। कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति पेक्टिन द्वारा अनियमित रूप से स्थूलित होती है जबकि स्क्लेरेंकाइमा या दर्ड ऊतक की कोशिका भित्ति पेक्टिन द्वारा नियमित रूप से स्थूलित होती है। कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति में गर्त नहीं पाए जाते जबकि यहाँ पर पिट जो है वो सामान्यतः स्क्लेरेंकाइमा की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोलेनकाइमा की कोशिकाएं बहुभुजी या गोलाकार होती हैं जबकि स्क्लेरेंकाइमा की कोशिकाएं गोलाकार या अंडाकार, लंबी या तंतु में होती हैं। कोलेनकाइमा अधिकांशतः द्विबीजपत्री स्तंभों की अधस्थ त्वचा में हाइपोडर्मिस में पाए जाते हैं, अर्थात ये द्विबीजपत्री स्टेम का हाइपोडर्मिस का निर्माण करते हैं जबकि स्क्लेरेंकाइमा पादप अंगों के कठोर भागों में पाया जाता है। कोलेनकाइमा स्थूलन के कारण पादप को दृढ़ता और लचीलापन प्रदान करता है। एक तरफ दृढ़ता प्रदान करता है और दूसरी तरफ इनकी वृद्धि के कारण ये साथ साथ वृद्धि करता है, इसलिए ये लचीलापन भी प्रदान करता है। जबकि स्क्लेरेंकाइमा की कोशिकाएं पादप में दृढ़ता और कठोरता प्रदान करती है। आज का क्लास वर्क असाइनमेंट, शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरात्मक प्रश्न आप देखें। नंबर 1, पादपों में दर्ड ऊतक कितने प्रकार के पाए जाते हैं, नाम लिखिए। नंबर 2, स्टोन सेल या स्क्लेरोटिड्स का महत्वपूर्ण गुण क्या है। नंबर 3, फ्लोएम या बास्ट फाइबर क्या है। नंबर 4, ग्रिड कोशिका किसे कहते हैं या ग्रिड कोशिका क्या है। लघु शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन, टिप्पणी प्रकार के प्रश्न। नंबर 4, इनको 50 शब्दों में आपको जो है वो शॉर्ट नोट्स के रूप में डायग्राम के साथ नोट्स तैयार करना है। स्टोन सेल्स या स्क्लेरोटिड्स, दर्डक या दर्ड ऊतक कोशिकाएं या स्क्लेरोटिड्स, इस पर आप 50 शब्दों में अपना उत्तर लिखें। नंबर 5, फाइबर्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, आर्थिक महत्व के तंतु के बारे में आप क्या जानते हैं, ये किस में पाए जाते हैं, ये किस प्रकार की कोशिकाएं होती है, इनके कार्य क्या हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं। इन 4-5 जो टॉपिक्स महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको आधार बना करके 50 शब्दों में
विद डायग्राम आप इस पर शॉर्ट नोट्स लिखें। और नंबर 6, दर्ढोत्तक तंतु, स्कन्काइमेटस फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं, किस किस में कौन कौन सी जो है वो टाइप्स पाई जाती है, इसके बारे में आप जो है वो अपना शॉर्ट नोट्स लिखें। हम आगे इसी क्रम को जारी रखते हुए अगले लेसन में नया टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।